हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका टीचर आदित्य सर, है ना। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री, बच्चों, है ना। क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री। क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री में आज एकदम नया चीज़ आप देख रहे हो। नहीं, मैं आज से आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दूंगा। अब से मैं आपको एकदम गायब इनविजिबल होकर पढ़ाऊँगा। मज़ा आएगी अब से। क्या कहते हो? अगर 3 तरह से मैंने आपको पढ़ाया बच्चे, 3 में से जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो वो आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि सर कैसा अच्छा लग रहा था। जैसे सबसे शुरुआत में मैंने आपको कॉपी पे पढ़ाया, है ना। सबसे पहली बार जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो कॉपी पे पढ़ा रहा था। दूसरी बार मैंने आपको पढ़ाया बोर्ड पर, ठीक, अपना जो स्कूल का ग्रीन बोर्ड है। और तीसरी बार मैंने आपको पढ़ाया था डिजिटल बोर्ड पर। क्या कहते हो? डिजिटल बोर्ड पर। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, है ना, स्क्रीन शेयरिंग का। तो मेरे लिए नया है। थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन की दिक्कत होगी, फिर उसके बाद मैं इसमें भी कंपैटिबल हो जाऊँगा। तो स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू मैं आज से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। चलो, हमारा जो आज का चैप्टर है, चैप्टर अपना वही पुराना, अभी वही चल रहा है, अभी वो चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। चलो, मैं सब चीज़ें गंदी गंदी चीज़ें मिटा देता हूँ तुम सब गंदे गंदे बच्चों के लिए। चैप्टर हमारा अब चल रहा है बच्चों, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक। और मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर केमिस्ट्री भाई AK गुप्ता, आदित्य सर कह सकते हो, गुप्ता जी ने लगाया करो। चलो, लिखा जाता है, बात अलग है। तो हम अपना चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मूला मास क्या होता है, फिर पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, और वैलेंसी क्या होता है। इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। हमारा पहला टॉपिक होगा आज का कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, सॉरी सॉरी, फार्मूला मास क्या होता है। फार्मूला मास के बाद हम जानेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। फार्मूला मास जानेंगे, फार्मूला यूनिट जानेंगे, केमिकल फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद जानेंगे किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, और लास्ट में आज जानेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। इतनी चीज़ें जानने के बाद एक टर्म आता है कि भाई, आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कोई केमिकल फार्मूला लिखा कैसे जाए। हाउ टू राइट, क्या बोला, हाउ टू राइट केमिकल केमिकल फार्मूला। इसमें अभी मुझे थोड़ा आदत। तो केमिकल फार्मूला आप पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, लिखने के तरीके जानेंगे, मेथड्स जानेंगे। हमारा अगला टॉपिक आएगा बच्चे। आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये आपका लेक्चर 8 है ना। लेक्चर नंबर 8। खुल जा। लेक्चर नंबर 8 ऐसे ही, क्योंकि और वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर नहीं, पुराने आपके अपने स्कूल में पढ़े हुए थे। चलो, हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है भाई, फार्मूला मास क्या होता है। देखो, फार्मूला मास में बताना चाहूँ, आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। याद करो, आप किसी केमिकल कंपाउंड का वो निकाला करते थे कि उसका मास कितना होगा। जैसे आपको याद हो, ये कहाँ से आया, ठीक है। जैसे आप निकाला करते थे, एग्जांपल आपको याद दिलाऊं, आप लिखते थे कि मॉलिक्यूलर मास, याद करो, मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल याद करो, एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मेरे वीडियो ख़त्म करने से पहले जो लोग निकाल सकते हैं, ज़रा निकाल के दिखाओ। निकाल के दिखाओ कैसे निकालते थे, याद करो। मैं 2 मिनट वेट करूं क्या? चलो, 1 मिनट के लिए आपका इंतज़ार करते हैं कि आप केमिकल वो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमारा आज का होगा कि फॉर्मूला मास कैसे निकाला जाता है। चलो, मैं बता देता हूँ इसको कैसे निकालते थे। हम लिखते क्या थे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ, थोड़ा सा ये मेरी पेन गड़बड़ है क्या यार, और टाइट होना चाहिए। देखता हूँ, कोशिश करूँगा इसके बाद क्या किया जा सकता है। ओ, हम लिखते थे बच्चे,
मॉलिक्यूलर मास जो होता था, याद करो, मॉलिक्यूलर मास जो होता था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर अगर हमसे कहा जाए तो हम कहते थे मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कुछ करते थे क्या? तो आपका सोल्यूशन कैसे आता था? देखो हमारे पास और स्लाइड नहीं है, कोई नहीं, इसके बाद हमारे पास एक स्लाइड होनी चाहिए। कोई स्लाइड नहीं है, ये रही, देखो। तब क्या करते थे, ये एग्जाम्पल है बता रहा हूँ, इसको नोट नहीं करना कॉपी पर। तो आप क्या करते थे, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आता था? आपने कहा हाइड्रोजन का मास 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, कितना आ गया? आपने कहा 2 + 16 = 18 यूनिट। ऐसा कुछ करते थे क्या? अच्छा, ये कैसे आता था? ये आता ऐसे था कि आप कहते थे भाई कार्बन 12 के, क्या बोला? कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 मास से, 1/12 मास से आप कंपैरिजन कर लेते थे। बिल्कुल सेम काम आपको अभी भी करना है जब आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्मूला मास क्या होता है। तो फॉर्मूला मास का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी एक केमिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा। जैसे आपको कहा कि जो पोटेशियम कार्बोनेट होता है, क्या बोला? पोटेशियम कार्बोनेट। जरा केमिकल फार्मूला लिख के दिखाओ, देखें कितने बच्चों को याद है पोटेशियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का बताए थे क्या? पोटेशियम कार्बोनेट का भी बता रहे होंगे। चलो देखो कितना मास होता है। मैंने कहा कि जो पोटेशियम कार्बोनेट का हमें क्या कह रहा है, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करके दिखाना है। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ इधर इसका। जब तक नहीं लिखना हो तब तक आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। K2CO3, ये होता है बच्चे पोटेशियम कार्बोनेट। हमें पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास निकालना है। फॉर्मूला मास निकालने का सेम तरीका, मास ऑफ पोटेशियम, अगले पेज पे लिखता हूँ, ठीक है। हमें चाहिए ये रहा, ठीक, वापस लौट के आता हूँ मैं। मैंने कहा हमें चाहिए, ध्यान से देखो बच्चे, K2CO3, इसका मास अगर हमें निकालना है तो हम कहेंगे, ध्यान से सुनो, इसको मैं कहूँगा बच्चे मास ऑफ पोटेशियम। क्या लिखोगे? मास ऑफ पोटेशियम इंटू नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस मास ऑफ कार्बन इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो आपने कहा सर कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो मैंने कहा इसको आगे कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूँ आपको। पोटेशियम का मास कितना होता है बच्चे, जरा बताओ, जितने जितने लोग जानते हो बताते जाओ। पोटेशियम का मास मैंने आपको बताया था, पोटेशियम का मास होता है बच्चे 39। पोटेशियम है कितना? 2, प्लस कार्बन का मास कितना? आपने कहा सर 12, और कार्बन का नंबर कितना? 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना? 16, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना? आपने कहा सर 3। तो टोटल अगर आपसे बात कही जाए कि टोटल कितना आ रहा है आपका मास, तो कैलकुलेट किया जाए, देखो 78 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32, 16 48, 48 है ना, जिसको आप लोग क्या कहते थे 48। तो याद करो 48 वालों कितना पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 138 यूनिट। आपने कहा फॉर्मूला मास हमको समझ में आया। अब एक खास बात, इसमें हमने लिखा हुआ है कि रिलेटिव मास, पूरा एक फॉर्मूला यूनिट का मास जो होता है
उसको हम फॉर्मूला मास कहते हैं। खैर इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। तो डेफिनेशन आप ये वाली नोट करेंगे, अगली हेडिंग आपकी फॉर्मूला मास होगी, डेफिनेशन आप ये नोट करेंगे, एग्जाम्पल आप ये नोट करेंगे। ठीक है, लिखते जाओगे पढ़ते जाओगे तो ही आपके लिए बेहतर है। मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। बात आती है बच्चे केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक, केमिकल फार्मूला, आपने कहा सर केमिकल फार्मूला तो खूब जानते हैं, जानते हो ना क्या होता है केमिकल फार्मूला। देखो मैं आपको बताऊं केमिकल फार्मूला, ऐसे समझो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का, ध्यान सुनते जाना, किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूं, क्या बोला बच्चे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे बच्चे, ऐसी कंडीशन को क्या कहोगे, केमिकल फार्मूला कह दोगे। कंडीशन का मतलब या उस प्रोसेस को, जैसे मैंने कहा एक आदमी है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है, ध्यान से सुनना, मीथेन। क्या नाम है बच्चे, मीथेन। मीथेन आपने कहा ये नाम है। अब इसका मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा करूं, उसकी भी कंडीशन है। उसकी क्या कंडीशन है, मैंने कहा symbolic representation of a compound with the symbols of the element present in that compound। ठीक, अच्छा, सिंबल क्या क्या, इसमें मीथेन में कौन कौन होता है, मीथेन में एक होता है कार्बन और एक होता है बच्चे हाइड्रोजन। अब इतने तक ही केमिकल फार्मूला नहीं सीमित है, केमिकल फार्मूला उसका कंपोजिशन भी बताता है। तो हमने कहा CH4, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर के मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बात समझ में आ रही, हमने कहा कार्बन का एक, क्या बोला बच्चे, कार्बन का एक, हाइड्रोजन के 4, कार्बन का एक और हाइड्रोजन के 4 मिलकर के, हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हमने कहा केमिकल फॉर्मूला में समझ में आया। कितने केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, आपने कहा सर ढेर सारे। जैसे अभी तक आपने खूब लिखा, मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, नाम बताते जाना, ये आपका काम होता रहेगा। ये क्या है, ये क्या है, H3PO4, सॉरी, फिर देखो ये हो गया। अगर इन सब कंपाउंड्स का नाम बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते जाना कि क्या क्या है। H2, SO4 और H2SO3 और एक काम करना, मैं आपको एक अलग से होमवर्क देता हूँ, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, पोटाश एलम, हर बार आप इसी में फंसते हो, पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होगा, पोटाश एलम का मुझे ज़रा फॉर्मूला लिख के दिखाना। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको लिख के दिखानी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जैसे ये ध्यान सुनो, मैंने ये हेडिंग लिखी है, ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप ऐसे ही इसको कॉपी पर नोट डाउन करते जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा और मुझे 2 बार PDF नहीं बनाने पड़ेंगे। अच्छा, आपने कहा सर केमिकल फार्मूला तो समझ में आया, केमिकल फार्मूला के बाद एक आदमी का नाम आता है, वो है बाइनरी कंपाउंड। क्या बोला, बाइनरी। अच्छा, बाइनरी का मतलब क्या होता है, एक टर्म आता है बच्चे बाई, BI, तो बाई शब्द का मतलब होता है दो। क्या बोला, टू, बाई मीन्स टू। तो ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट हों, जिसके कंपोजिशन सिर्फ 2 एलिमेंट हो, उसको आप क्या कहोगे, बाइनरी कंपाउंड कहोगे। क्या कहोगे बच्चे, बाइनरी कंपाउंड। अच्छा, एग्जाम्पल बताओ, जैसे ध्यान से सुनते जाना। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो सबसे आसान है, आपने कहा सर NaCl। ठीक, तो कई बच्चे करते क्या है, मैं अगर ऐसा बना देता हूँ तो उनको लगता है AC स्मॉल लेटर में, गलत बात है।
ये N है कैपिटल लेटर में, A है स्मॉल लेटर में, C है कैपिटल लेटर में और L है स्मॉल लेटर में। ये NaCl होता है ये, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये आपने कहा सर इसमें कितने एलिमेंट, एक को मैंने कहा सोडियम है, दूसरा है क्लोरीन, सोडियम है और कौन है, क्लोरीन। अच्छा, KCl, के कैपिटल लेटर में है, ध्यान रखना, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी आपका बाइनरी कंपाउंड है। ऐसे लिख करके कॉपी लेकर के बैठना और अब भी ये भी लिखते जाओ। एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, क्या खाली क्लोराइड वाले ही होते हैं क्या, और भी ढेर सारे होते हैं। इसको मैं चिट्टे से मिटा दूँ और लिखता जाऊँ, है ना। देखो और मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे आपने कहा दो एलिमेंट हों तो क्या ज़रूरी क्या दो ही एटम हों, एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ वाटर, क्या बोला बच्चा, वाटर, वाटर का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाटर का केमिकल नेम जानते हैं, मैंने क्लास में बताया है, ऑफलाइन क्लासेस में आपको बता रहा था कि वाटर का केमिकल नेम। अगर कोई माई का लाल है तो बतावे, और गलत नहीं बताना, नहीं पिटाई करूँगा। देखो वाटर का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, देखो वाटर, सॉरी केमिकल नेम तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं भी आपको बता देता हूँ वाटर बाइनरी कंपाउंड है या नहीं है। एग्जांपल है बाइनरी कंपाउंड का, मैंने कहा वाटर का सिंबल होता है H2O। ऐसी कंडीशन में इसमें एलिमेंट कितने जुड़े हुए हैं, इस बात को अगर हम देखें, एलिमेंट कौन कौन से, पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। एलिमेंट तो खाली दो ही हैं, एटम कितने हैं भाई, एटम तो आपने कहा हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक, एटम है तीन। तो आपने कहा सर ये तो दो हैं और ये हैं तीन, तो हम किसकी बात माने, तो मैंने इससे पहले ही कहा था कि जो बाइनरी कंपाउंड होता है उसकी कंडीशन होती एलिमेंट दो होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम से लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट से लेना देना है। तो आपने कहा कि वाटर में टोटल एलिमेंट है कितने हैं बच्चे, टोटल एलिमेंट हैं दो, तो वाटर इज अ बाइनरी कंपाउंड। अच्छा, बाइनरी कंपाउंड, एक और चीज आती है एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक, क्या बोला मैंने बोला एल्युमिनियम क्लोराइड। देखो स्लाइड खाली होगी कहीं, ये रही मेरे पास खाली स्लाइड, में डायरेक्ट वहीं पहुंचता हूँ। मैंने कहा देखो बच्चे, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या एल्युमिनियम क्लोराइड एक बाइनरी कंपाउंड है क्या, अगर बाइनरी कंपाउंड है तो क्यों, और बाइनरी कंपाउंड में कौन कौन सा एटम है, कितने कितने एटम है, कौन कौन से एलिमेंट है। तो देखो बाइनरी कंपाउंड होने की इकलौती कंडीशन, एटम चाहे जितने हो एलिमेंट दो होने चाहिए। तो एल्युमिनियम क्लोराइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो मैं अगर एलिमेंट की बात कहूँ तो एलिमेंट हमारे पास है, एक एल्युमिनियम, दूसरा है क्लोरीन, एक है एल्युमिनियम दूसरा है क्लोरीन। एल्युमिनियम के कितने एटम, एल्युमिनियम के हैं टोटल एक, क्लोरीन के टोटल एटम हैं तीन। तो हमने कहा एलिमेंट दो हैं, एटम है चार, तो मुझे एटम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है एलिमेंट से। तो एलिमेंट क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो हैं, इस वजह से एल्युमिनियम क्लोराइड भी हमारा एक, क्या है बच्चे, एल्युमिनियम क्लोराइड भी हमारा एक बाइनरी कंपाउंड कहा जाएगा। कंफ्यूजन क्लियर है। अब मैं आपको दो तीन नाम और लिखता हूं जिसको आप होमवर्क में करोगे। फॉस्फोरस क्लोराइड, नाम नहीं लिखूंगा, केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, फॉस्फोरस क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा, कई लोग पूछते हैं सर आपने यहाँ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्यों बोला और यहाँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्यों बोला, क्लोरीन तो क्लोरीन, क्लोरीन तो क्लोरीन, ये तीन और चार की वजह से आपने ऐसा बोला, तो इसका मतलब इन सब का प्रोनाउंसिएशन होता होगा। तो भाई हाँ, प्रोनाउंसिएशन होता है, आपने क्लासरूम में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले इसी को बता दूं, आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया। एक गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, क्या बोला H2S।
तो आपने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके बारे में आपको लिखना है इनमें से कौन कौन बाइनरी कंपाउंड है और कौन कौन नहीं है। एक आदमी का नाम लिखता हूँ मैं, और क्या लिखूं, हाँ आपका फेवरेट कंपाउंड एल्कोहल। जल्दी जल्दी बताते जाओ, इज दिस अ बाइनरी कंपाउंड और नॉट। ठीक, अल्कोहल का मैंने आपको केमिकल फार्मूला बताया था, ये वही अल्कोहल है जो आपका सैनिटाइजर में होता है, ध्यान रखना, पीने वाले अल्कोहल की बात नहीं कर रहा, प्योर अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अल्कोहल इज यूज एज अ फ्यूल नॉट एज अ ड्रिंक। बात समझ में आ रही। आपने कहा ये, उसके अलावा आपको मैं केमिकल लिखना चाह रहा था एक नाइट्रोजन से रिलेटेड। तो नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई एक फॉर्मूला आप लिखो जो कि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ। आप में से ज़्यादातर बच्चों को नाइट्रिक एसिड याद आ रहा होगा, क्यों? तो आप लिखेंगे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, और आप ये बताएंगे कि नाइट्रिक एसिड एक बाइनरी कंपाउंड है या नहीं है। उम्मीद है इसी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। इसमें से कौन कौन से कंपाउंड बाइनरी, कौन से नहीं, ये आपको हमें बताना है। ठीक, मैं आपको ये बता रहा था कि कब हम मोनो, डाई, बाई ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको एक गिनती बताई हुई थी, मोबाइल में अपना वर्टिकल कर रहा हूँ थोड़ा आपके लिए समझने के लिए, मुझे काउंटिंग लिखनी, गिनती है ना। एक टर्म लिख बताया था मैंने आपको, मोनो। मोनो मतलब क्या बताया था बच्चे? 1। फिर क्या बताया था? डाई। डाई मतलब 2। ट्राई मतलब 3। टेट्रा यानी कि 4। पेंटा यानी कि 5। हेक्सा यानी कि 6। हेप्टा, हेप्टा पढ़ते बच्चा, सेप्टा नहीं होता, हेप्टा यानी कि 7। ऑक्टा यानी कि 8। नोना यानी कि 9। और डेका यानी कि 10। ऐसी मैंने आपको काउंटिंग क्लास में बताई थी। तो इसी के बेसिस पर आप क्या करते थे कि किसी केमिकल का नाम पढ़ते थे। जैसे मैंने आपको कहा सिम सिम, ये खुला, फास्फोरस के बगल में क्लोरीन है जो कि 3 है। तो हमने कहा क्लोरीन 3 है तो ट्राई क्लोराइड। ये क्या है बच्चे? क्लोरीन 3 है ना, तो ट्राई क्लोराइड। और किसका? फास्फोरस का। तो हमने कहा फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। कार्बन के बगल में 4 क्लोरीन है तो हम कहेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 4 को हमने 4 को हमने क्या कहा था? टेट्रा। ये हमारी बात हो गई बच्चे बाइनरी कंपाउंड की। हमने कहा बाइनरी कंपाउंड हमको समझ में आया। बाइनरी कंपाउंड के बाद हमें जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। संभवतः ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा, नहीं और भी चीज़ें हैं। और क्या है हमारा? हाँ, वैलेंसी जानना है। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अगर लेंदी हो जाएगा तो मैं टॉपिक यहाँ पर छोड़ दूंगा। ठीक, हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर मैं बात बताऊँ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन एटम, चाहे एटम बोलो एलिमेंट बोलो, हमने कहा एटम की, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बॉन्ड टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे आपको अगर बात कम समझ में आई हो तो मैं एक काम करता हूँ, आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि आसपास कोई अगर दूसरा एटम हो तो उसका इलेक्ट्रॉन, मैं जो ब्लैक कलर से बनाया हाइड्रोजन का है, ये मैंने कहा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की इसकी टेंडेंसी है। इस टेंडेंसी को बच्चे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक टेंडेंसी है, एक एबिलिटी है जो अब दूसरों के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। अच्छा, सभी एलिमेंट के पास नहीं होता है, खास खास एलिमेंट के पास होता है। वो एलिमेंट कौन है जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है? निगेटिविटी वाले जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब नॉन मेटल हैं। सबके सब क्या है बच्चे? नॉन मेटल हैं।
सभी नॉन मेटल या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर फ्लोरीन से कम होती है ऑक्सीजन की। दो आदमी बड़े खास होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बताई। दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ करते हैं हम ताकि हम ये जान सकें कि कोई एलिमेंट का कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और वो मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करेगा नेचर में। ठीक है, थोड़ा सा भी जानते हैं। अभी जब हम केमिकल फार्मूला बनाने लगेंगे तो हम समझेंगे कि किसे पहले और किसे बाद में रखना है। बात समझ में आई? तो हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक की कहानी हमको समझ में आ गई। उम्मीद है आपको ज़्यादातर बातें समझ में आई होंगी। हमें पढ़ना है वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, मैं इसको पढ़ा दूंगा बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर आपका जल्दी आ जाएगा। तब तक आप पढ़ते लिखते रहो, वीडियोस देखते रहो, कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम बताते रहो, कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या बातें समझ में आती हैं और क्या बातें समझ में नहीं आती हैं। और एक काम करते जाना, ज़रा लाइक करते जाना। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा अपना भी भला हो जाए। क्यों बच्चों? बाकी तुम तो गंदे बच्चे हो ही, नहाओ चाहे ना नहाओ, मुझे क्या, नहा लेना। वैसे ठंड बहुत है, कोई बात नहीं। मैं बच्चों आपको बोल देता हूँ इसी बात पर टाटा बाय बाय। कोई नहीं, थैंक यू बोला जा रहा है यहाँ पर। मिलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो, कोरोना से सेफ रहो और उम्मीद करो जल्दी स्कूल खुल जाए, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, मुझे उम्मीद है।